हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूं। उम्मीद करता हूं आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट बहुत शानदार जानदार तरीके से समझ में आ चुका होगा। राइट, पांचों केस आप समझ चुके हैं, पंजे को आप जानते हैं, जिसका कोड ही हमने क्या याद किया था? कोड। ठीक है जी, तो पांचों केस का कोड ही क्या था? कोड था। राइट, और कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करने को हम क्या बोलते थे? इग्नोर द सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट हम हटाएंगे, पीछे जो पर्दे के पीछे मिलेगा उसे सजा मिलेगी। राइट, बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक था सर, मजा ही आ गया था। आज बिना समय गवाए हमें शुरू करना है बहुत ही हल्का फुल्का लड्डू टॉपिक, और वो है आपकी स्क्रीन के सामने क्या? टाइप्स ऑफ कंपनी, जो आप ऑलरेडी 11th में पढ़ते आए हैं, 12th में पढ़ते आए हैं, और अकाउंट्स वाले सर ने आपको बिल्कुल डिटेल में भी पढ़ाया है कि हमारे इंडिया में कितने तरह की कंपनीज होती हैं। तो भाई और बहनों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी, है ना। अगर आप इस SRK को देखेंगे, राइट, तो आपको लगेगा सर पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं, पर हमें डिटेल में जाना है, गहराई में जाना है, और जानना है सर कि कंपनी कितने तरह की हो सकती है। राइट, तो सीधा बात करते हैं। यहां तो बहुत सारी चीजें लिखी है, होल्डिंग भी होती है, सब्सिडरी भी होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन बात प्राइवेट, पब्लिक, OPC, ये सब आप जानते हैं, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर। तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, यानी कि लायबिलिटी के बेसिस पर कौन सी कंपनीज डिफाइन की गई हैं, और आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी दोनों ही मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, विद डिटेल डिस्कशन किया था, ताकि बाद में ये दिक्कत ही ना आए। सर लिमिटेड बाय शेयर्स यानी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बिना पढ़े आप याद कर सकते हैं, एक ऐसी कंपनी जिनके मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। कितने तक लिमिटेड रहती है? अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। और ये शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा कब लगाते हैं? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, जब कंपनी चल रही होती है, तब ये पैसा लगाते हैं। यानी मैं भी इन्हीं में कवर होता हूं। मैं जब किसी भी कंपनी के शेयर खरीदता हूं तो मैं उसके मरने का, उसके वाइंड अप का इंतजार नहीं करता, मैं तो जब वो चल रही है तभी शेयर खरीदता हूं। जैसे मेरे पास, मैंने बताया, इंडियन ऑयल के शेयर है, मारुति के शेयर है, रिलायंस के भी शेयर है, तो ये सारी कंपनी चल रही है, तो मैं इनमें पैसा लगा रहा हूं, तो मैं शेयर होल्डर कहलाया जाऊंगा उस कंपनी का जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। यानी मुझे कंपनी को कब पैसा देना है? मुझे कंपनी को जब पैसा देना है जब कंपनी मुझे कॉल करके बोलेगी सर आपका जो कॉल्स इन एरियर है, जो अभी अनपेड अमाउंट है, जिसे आप अकाउंट की भाषा में बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, जो कॉल्स इन एरियर है, जो अभी बकाया है, वो दे दो। मान लो 2 रुपए की कॉल बाकी है, ठीक है, और मेरे पास 1 लाख शेयर है, ठीक है, तो मैं 2 लाख रुपए कब दूंगा? जब कंपनी मुझसे मांगेगी, ठीक है ना। तो मेरी अनपेड वैल्यू कितनी है? अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कितना है? 2 लाख रुपए। तो जब कंपनी मुझसे मांगेगी तब मैं कंपनी को दे दूंगा। कंपनी कब मांगेगी? एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ और एट द वाइंड अप, जब कंपनी का मन करे कंपनी मुझसे पैसा मांग सकती है। और जिन कंपनीज ने पैसा मुझसे सारा ले लिया है ना, मेरे सारे के सारे पैसे अभी दे दो और शेयर ले लो, तो फिर मेरी लायबिलिटी कितनी लिमिटेड है? उतनी ही लिमिटेड है जितनी मेरी शेयर्स की वैल्यू है। अगर इंडियन ऑयल कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का है, राइट, और मेरे पास 100 शेयर ही हैं, तो मेरी वैल्यू कितनी हुई? 10,000। तो भैया 10,000 रुपए ही कंपनी रख सकती है। अगर कंपनी डूबती है उससे ज्यादा मुझे नहीं देने, तो मेरी लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। राइट, तो देखो यही बात लिखी है सेक्शन 222 यानी सेक्शन 2 है ना, राइट, of the Company Act 2013 defined that when the liability of the member of the company is limited by its memorandum association to the amount unpaid, अगर कोई है unpaid on the share held by them is known as company limited by shares. Simple and शानदार। 10
इंप्लाइज दैट मीटिंग द डेट ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी की कोई भी लाइबिलिटी चुकाने की नौबत आती है, शेयर होल्डर में बी कॉल्ड अपॉन टू द कंट्रीब्यूट ओनली एक्सटेंड ऑफ अमाउंट विच रिमेन अनपेड, जो रिमेन अनपेड यानी जो कॉल्स इन एरियर है, यानी कि इतने रुपए अगर अनपेड है तो ही कंपनी क्या करेगी, मुझे कॉल करेगी। हिज सेपरेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी कंप्रेस टू मीट द कंपनीज डेट, सेपरेट प्रॉपर्टी समझ रहे हो, पर्सनल, ठीक है, पर्सनल प्रॉपर्टी, घर का फ्रिज, टीवी, बच्चे के खिलौने, चांदी की चम्मच, बीवी के गहने, बीवी बच्चे नहीं, बीवी के गहने, बच्चों के खिलौने, टीवी, फ्रिज, सब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं बात। तो क्या बोला गया, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी आप कंपनी के डेट के लिए नहीं लगा सकते। इट मे बी वर्थवाइल टू नो, इट मे बी वर्थवाइल टू नो थ्रू शेयर होल्डर इज द कोनर ऑफ द कंपनी, ये बात मैंने बहुत डिस्कस किया, आपको बहुत डिस्कस है ना। अगर शेयर होल्डर कंपनी का ओनर होता है, राइट, और कोनर मतलब मान लो मैंने, राइट, और मेरे भाई ने, भाई मिलकर कंपनी के शेयर ले लेते हैं, तो हम दोनों कंपनी के शेयर के क्या हो गए, हिस्सेदार, को ओनर, ठीक है ना, राइट। अगर को ओनर भी है या ओनर भी है कंपनी की एसेट्स के, नहीं माने जाते, ही इज नॉट ओनर ऑफ द कंपनी एसेट। याद आ गया, मैं रिलायंस के शोरूम में जाके बोल रहा हूं जियो वालों से, तुम्हारा लैपटॉप मेरा है भैया, घर ले जा रहा हूं मैं, मुझे बहुत पसंद आया ये, ऐसा नहीं कर सकता। आईओसी के पेट्रोल पंप पे जाकर एक मशीन से नहीं लिपट जाऊंगा कि भैया ये तो मेरे नाम की मशीन है, ये तो मेरे नाम पे ही चलेगी क्योंकि मैंने तो शेयर ले रखे हैं आईओसी के, ना मुन्ना ना, बात याद आ चुकी होगी, राइट। यानी कि जो शेयर होल्डर है वो कंपनी के एसेट्स का ओनर नहीं बनता, वो बेचारा सिर्फ वोटिंग में, याद आ गया, रिलायंस जियो दंदनादन पाकिस्तान, राइट। तो ओनरशिप ऑफ द एसेट रिमेन विद द कंपनी, भैया ओनरशिप तो कंपनी की है क्योंकि वो कंपनी के नाम से खरीदी गई है एसेट, बिकॉज ऑफ इट नेचर एज अ लीगल पर्सन, क्योंकि वो सेपरेट लीगल पर्सन होता है। द एक्सटेंट ऑफ द राइट एंड ड्यूटी ऑफ द शेयर होल्डर कैन एज को-ओनर इज मेजर्ड बाय हिज शेयर होल्डिंग, ठीक है जी बात। तो राइट्स एंड ड्यूटी तो जो भी होती है शेयर होल्डर की, वो शेयर होल्डर के हिसाब से ही देखी जाती है, ठीक है। अब बच्चों वाली बात है सर, बच्चों वाली बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगली बात देखो ध्यान से, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है जी, गारंटी, ये बात भी हम पहले डिस्कस कर चुके, नहीं कर चुके, है ना, टुच्ची मुच्ची बात है कि नहीं है। यानी कि 221, है ना, हम कौन है, भाई, इसलिए सेक्शन 2/22, इससे पहले क्या था, सेक्शन 2/22, ठीक है ना। भाई शेयर लेते हैं जिस कंपनी के 2/22, और ज्यादातर हम लोग, आप और मैं, कौन से शेयर लेते हैं, सेक्शन 2/22 के हिसाब की जो कंपनी होती है उनसे ही लेते हैं। ये ऐसा तो मैंने आज तक किया भी नहीं, और मेरी जानकारी में भी कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने ये काम किया हो 221 वाला, ठीक है ना, राइट। यानी कि आपको पता है कंपनी की लायबिलिटी मेंबर की लिमिटेड होती है बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक बाय द मेमोरेंडम टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी। सबसे खतरनाक बात, इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, यानी कि याद आया होगा एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ऐप बनाने वाली जो कंपनी होती है, ठीक है, वो तो आजकल बच्चे भी ऐप बना रहे हैं, याद आ रहा है, बच्चा भी बेचारा ऐप बना रहा है कि भैया मैंने तो ऐप बना दी, मैं कोडिंग सीख गया 10 साल की उम्र में, ठीक है। तो बच्चे भी आजकल अगर ऐप बना रहे हैं, तो ऐप बनाने के लिए क्या चाहिए, एक बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा लैपटॉप लो, आपको कोडिंग आनी चाहिए, आप ऐप बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। यानी ऐसी कंपनी होती है जिन्हें इनिशियल स्टेज पे पैसा नहीं चाहिए होता, हाँ सर याद आ गया, इनिशियल स्टेज पे पैसा नहीं चाहिए होता, हाँ, लेकिन हो सकता है जब वाइंड अप हो रही हो, तो वाइंड अप क्यों होती है कंपनी, क्योंकि उसकी एसेट्स कम रह जाती है, लाइबिलिटी ज्यादा हो जाती है, या फिर वो अपना बिजनेस चला नहीं पा रहे तो लॉसेस चलते जाते हैं, तब पैसे की जरूरत होगी, तो भैया तब पैसा मांग लूंगा। तो मैं अपने शेयर होल्डर से कहता हूं, भाई मुझे पैसा अभी मत दे, जब मैं चल रही हूं, है कि नहीं बात। तो कंपनी बोलेगी जब मैं चल रही हूं, दनादन चल रही हूं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तो तुम मुझे पैसा मत दो। लेकिन जब वाइंड अप होने की कभी जिंदगी में नौबत आए या बंद हो जाऊं, तब मुझे पैसा देना, मुझे बस इस बात की गारंटी दे दो आप, गारंटी, है ना, गारंटी दे दो बस। तो कुछ लोग इस बात की गारंटी दे देते हैं, और वो घर परिवार टाइप के लोग ही होते हैं जो गारंटी देते हैं, भाई बंद होने पे तुझे पैसे देंगे, ठीक है ना। लेकिन जो भी लोग गारंटी दे रहे हैं उन्हें क्या बोला जाएगा, शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। बात सर समझ में आ चुकी है, राइट। और वो जो गारंटी का अमाउंट है वो किसमें लिखा जाना है, ऑब्वियसली बात है कंपनी का जो मेमोरेंडम है, आगे मेमोरेंडम को डिटेल में पढ़ेंगे, पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। कंपनी का जो मेमोरेंडम है उसमें अमाउंट लिखा जाएगा कि भाई साहब मिस्टर एक्स ने, है ना, इतने रुपए की गारंटी दे दी, है कि नहीं बात, राइट।
थॉर ने इतने रुपए की गारंटी दे दी, राइट, तो वो सब लिखा जाएगा। दस लायबिलिटी ऑफ द मेंबर गारंटी इज लिमिटेड अप टू द स्टुपुलेटेड, लिखिए ना बात, जो बात स्टुपुलेटेड यानी कि बताई जाएगी, मेंशन इन द मेमोरेंडम, यानी कि कितना अमाउंट मुझे वाइंड अप पे देना है ये मेमोरेंडम में लिखा जाएगा। मेंबर कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन द कंट्रीब्यूट बियॉन्ड दैट स्टुपुलेटेड सम, यानी कि अगर किसी मेंबर ने लिखवा दिया, शेयर होल्डर ने लिखवा दिया कि भाई 5 लाख रुपए की गारंटी है मेरी, तो 5 लाख रुपए से ऊपर की कॉलिंग उसको नहीं की जाएगी। भाई साहब आप 7 लाख दे दो, अच्छे लग रहे हो देखने में, है ना, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। अमीर टाइप की फीलिंग आ रही है आपको देख के, तो भी अमीर हो भी तो भी वो 5 लाख ही देगा। कॉमन फीचर बेटा, आप सुनो ध्यान से मुद्दे की बात। अब जो दो हमने कंपनी पढ़ी, ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, उनकी कॉमन बात क्या है, यानी एक जैसी बातें क्या है? गारंटी कंपनी एंड द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल आर लीगल पर्सनैलिटी, ये कोई बताने वाली बात है? सेपरेट लीगल एंटिटी, बताने वाली बात है क्या, है कि नहीं बात? लायबिलिटी लिमिटेड होगी, लायबिलिटी तो लिमिटेड है ही। अगर मैंने कंपनी के शेयर ले रखे हैं आईओसी के, तो भैया मुझे उतनी ही लायबिलिटी देनी है जितना अनपेड अमाउंट है, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, ठीक है। और गारंटी कंपनी की लायबिलिटी कितनी है? 5 लाख ही है जितने की गारंटी दी है, तो लायबिलिटी तो लिमिटेड है ही, हमें पता है भैया, ठीक है ना। इन केस ऑफ लेटर, ठीक है ना, राइट, लेटर मतलब जो लेटर का मतलब, लेटर का मतलब होता है जिसका नाम बाद में आया है। तो गारंटी कंपनी एंड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तो लेटर कौन हुआ? लेटर हुआ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। द मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड बाय द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड, ये बात तो हमें पता ही है, बार बार है ना बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बोथ ऑफ देम हैव टू स्टेट इन देयर मेमोरेंडम दैट द मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड, दोनों कंपनी के मेमोरेंडम में ये बात लिखी जाती है। जब मैंने कहा ना मेमोरेंडम पढ़ेंगे, तो मेमोरेंडम में लिखना पड़ता है लायबिलिटी क्लॉज में जाके, लायबिलिटी क्लॉज में हम ये लिख देंगे कि भैया लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर लिमिटेड, ठीक है जी। अब ये तो हो गई कॉमन, एक जैसी बात है। फिर आती है डिस्टिंग्विश, दोनों में अलग अलग क्या है, ठीक है ना। 2 बहनें हैं, 2 बहनें क्या कहने, दोनों साथ में, फीचर्स हाथ में, तो दोनों बहनों के सिमिलरिटी क्या है? दोनों बहनें एक जैसी लगती हैं, दोनों की सिमिलरिटी ये है, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है, एक को काला रंग पसंद है, एक को पिंक कलर पसंद है, तो डिफरेंसेस देखो क्या है, दोनों बहनों में डिफरेंस क्या है बिटवीन दीज 2 टाइप ऑफ कंपनीज दैट फॉर्मर केस मेंबर में बी कॉल्ड अपॉन डिस्चार्ज लायबिलिटी ओनली आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, यानी कि गारंटी कंपनी में आपके पास कॉल कब आएगी? जब वाइंड अप होंगे, है कि नहीं बात। बट लेटर केस, लेटर मतलब समझ गए, लेटर मतलब जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, दे में बी कॉल्ड टू डू सो एट, सबसे खतरनाक बात, सबसे खतरनाक बात, चांद तारे लगा लेंगे, जो मैंने आपसे पहले भी बोला, कभी भी चांद तारे लगाएं, एट एनी टाइम, कभी भी आपको कॉल किया जा सकता है, कंपनी के लाइफ टाइम पे भी, कंपनी के लाइफ टाइम पे भी, या फिर उसके वाइंड अप पे भी कॉल आ सकती है। भैया पैसे की जरूरत है कंपनी में, जो कॉल बकाया ना 2 रुपया ले आओ, समझा गया ना बात। इट इज क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द गारंटी कंपनी दैट इट डज नॉट रेज इट्स इनिशियल वर्किंग फंड, ऑब्वियसली बात है, बता दिए। कंपनी ऐसी है, ऐप बनाने वाली कंपनी से लैपटॉप से काम चल जाता है, उन्हें इनिशियल स्टेज पे, स्टार्टिंग पे पैसे की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, तो उन्हें मेंबर से लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, या फिर क्या होता है, देयरफॉर सच अ कंपनी मे बी यूजफुल ओनली व्हेन नो वर्किंग फंड्स आर नीडेड, और वेयर, या फिर उनके फंड्स कहां से अरेंज हो जाते हैं? कहीं और से, जैसे कहीं से फीस आ गई, ठीक है ना, कहीं कुछ सामान गिरवी रख दिया, या भैया दान वान से पैसा आ रहा है, तो आपने कहा यार जो भी दान आया है, ठीक है ना, या हमने कुछ सामान गिरवी रख दिया, वहां से फंड अरेंज कर लिया, शेयर होल्डर से लेने की जरूरत नहीं है। शेयर होल्डर को बोल दो भाई बस एक काम कर दो, यार देखो आपसे पैसे नहीं ले रहे ना, शेयर होल्डर तो आप बन ही रहे हो, बस गारंटी वाले शेयर होल्डर बन जाओ, गारंटी दे दो। कभी कंपनी, वैसे तो भाई कंपनी चलती रहेगी, परपेचुअल सक्सेशन होता है, लेकिन खुदा ना खास्ता कभी वाइंड अप की नौबत है तब देते ना भाई पैसा, वैसे तो होगा नहीं, हमें पता है ऐसा, तो भैया लोग क्या कहते हैं, दे देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ले लो गारंटी। अब एक टुच्चा मुच्चा सा केस आया, ठीक है ना, नरेंद्र कुमार अग्रवाल, अरे अग्रवाल जी वर्सेस सरोज, ठीक है जी। अब देखना क्या बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो राइट्स है गारंटी कंपनी के,
है ना, एक गारंटी कंपनी का एक राइट है बहुत ही जबरदस्त। वो राइट सुनो क्या है। मैंने गारंटी कंपनी को एक गारंटी दे रखी है, ठीक है जी, मैंने गारंटी कंपनी को गारंटी दे दी 5 लाख की, ठीक है ना, बाय अंकुर अग्रवाल, ठीक है जी बात, अग्रवाल से अग्रवाल मैच हो गए, अब तुम्हें याद रहेगी बात, राइट। तो भैया मैंने गारंटी कंपनी को 5 लाख की गारंटी दे दी, भाई साहब कभी भी जरूरत पड़े ना वाइंड अप पे तो मैं पैसा दूंगा, पूरा टेंशन वाली बात नहीं है। 5 लाख की गारंटी दी, कुछ सालों के बाद कंपनी चलती जा रही, कोई दिक्कत नहीं, फिर पता नहीं मेरा अचानक से मन बदला और मैं कंपनी के पास पहुंचा, मैंने कहा भाई साहब मैं, है ना, आपको गारंटी देके गया था कि मैं आपकी कंपनी को 5 लाख रुपए दूंगा वाइंड अप पे, है ना, मुझे पता है वाइंड अप नहीं हो रही, लेकिन मैं ना बेचना चाह रहा हूं अपना हिस्सा, यानी कि मैं अपनी गारंटी वापस लेना चाह रहा हूं, कहने का मतलब ये है, ठीक है, मैं अपना शेयर किसी और को बेचना चाह रहा हूं, भैया मेरा शेयर मिस्टर एक्स को दे दिया जाए, राइट, और मेरी गारंटी भी अगर वो लेना चाहे तो भैया वो गारंटी दे दो, मैं अपनी गारंटी वापस ले रहा हूं। तो सुनना ध्यान से, बहुत ही खतरनाक बात, गारंटी कंपनी को यह अधिकार, गारंटी कंपनी को यह राइट दिया गया है कि वो रिफ्यूज कर सकती है मुझे, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ट्रांसफर बाय मेंबर ऑफ हिज इंटरेस्ट। वो मुझे कह सकते हैं कि भैया ना सर ना, ऐसा नहीं हो सकता, भैया आपने गारंटी दी है ना, अब हम आपका शेयर जो आपका हिस्सा है या आपकी गारंटी है, हम भैया आपके शेयर को ट्रांसफर नहीं करने देंगे, रिफ्यूज टू, ठीक है। अब जो मैं ब्लॉक कर रहा हूं वो याद रखना, रिफ्यूज टू ट्रांसफर, ठीक है, इंटरेस्ट। आई होप बात समझ में आ चुकी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इट इज द राइट ऑफ द गारंटी कंपनी टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ट्रांसफर मेंबर ऑफ हिज शेयर। मेंबर क्या कर रहा है, मेंबर अपने इंटरेस्ट को, है ना, अपने शेयर को ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें, उस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज करें। तो रिफ्यूज कंपनी, गारंटी कंपनी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ट्रांसफर बाय मेंबर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द कंपनी इज ऑन द डिफरेंट फूटिंग। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में तो भाई साहब मेरे पास ऐप है, ऐप, ठीक है ना, राइट, उस ऐप के थ्रू, समझ रहे हो, इस ऐप के थ्रू मैं कभी भी शेयर को ट्रांसफर कर सकता हूं। इस ऐप का नाम है, अगर दिख रहा हो तो, शेयर खान, है कि नहीं बात। तो इस कंपनी या इस ऐप के थ्रू, जिसके थ्रू मैं शेयर खरीदता बेचता हूं, शेयर खान, है ना, मेरा ब्रोकर है, इनके ऐप के थ्रू मैं कभी भी, बस शेयर मार्केट खुली होनी चाहिए, शेयर मार्केट अगर खुली है तो विद इन अ सेकंड किसी से बिना पूछे, है ना, बिना परमिशन लिए, बिना रिक्वेस्ट के शेयर सेल, अपने, है ना, शेयर्स को कभी भी बेच सकता हूं। द मेंबर्स ऑफ द गारंटी कंपनी मे कैरी प्रिविलेज मच डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी, राइट। यानी कि गारंटी कंपनी में रोका जा सकता है आपको अपना शेयर बेचने से, लेकिन अगर लिमिटेड बाय शेयर कंपनी है, जो नॉर्मली इसके हम शेयर खरीदते हैं, तो आप विद इन अ सेकंड किसी से बिना पूछे अपने शेयर को खरीद बेच सकते हैं, राइट। तो मेंबर ऑफ गारंटी कंपनी में कैरी प्रिविलेज मच डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। तो उनके प्रिविलेज, गारंटी कंपनी के जो मेंबर होते हैं उनके प्रिविलेज यानी कि उनके फायदे भी डिफरेंट होते हैं, किससे, जो ऑर्डिनरी, है ना, शेयर होल्डर होते हैं, कौन सी कंपनी के, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के। आई होप बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगली कंपनी को तो कंपनी माना ही नहीं जाता, क्यों, क्योंकि वो कंपनी किताबों कंपनी है, इसे हम क्या नाम देंगे, किताबी कंपनी। कौन सी कंपनी, किताबी कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसका अस्तित्व सिर्फ किताबों में रखा गया है, प्रैक्टिकल लाइफ में होती ही नहीं है, ये बात भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अनलिमिटेड कंपनी यानी एक ऐसी कंपनी जिनके मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर दी जाती है, अनलिमिटेड। बताओ है कि नहीं बात। तो फिर फायदा कैसी कंपनी पैसा लगाने का, पैसा भी लगाओ, मैनेजमेंट भी किसी और को दे दो, राइट, और वो नुकसान भी करे तो अपनी जेब से पैसा दो। यानी कि वही कहानी है, घर का टीवी, फ्रिज, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी चांदी की चम्मच, चांदी की पायल, बीवी के गहने सब जाएंगे, ठीक है।
तो कुटाई और होगी घर में। तो इससे बढ़िया ऐसी कंपनी बनाओ ही मत, और अगर बन भी गई है कहीं तो भैया पैसा मत लगा देना बिल्कुल भी। तो अनलिमिटेड कंपनी कौन सी हुई? नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, ठीक है ना। लाइबिलिटी सीज ऑन व्हेन सीजेस टू बी अ मेंबर, यानी कि आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड तो है, पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी जिस दिन आप उस कंपनी के शेयर बेच देंगे। सीज मतलब रोक, जिस दिन आप उस कंपनी के मेंबर नहीं कहलाए जाएंगे और उस मेंबरशिप आपकी उस कंपनी में खत्म हो जाएगी, शेयर होल्डिंग खत्म हो जाएगी, उस दिन आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी खत्म। ऑब्वियसली बात है, ये कोई बताने वाली बात है, ठीक है ना। लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड। मजेदार बात, लाइबिलिटी कब अनलिमिटेड होगी? लाइबिलिटी तो उस दिन अनलिमिटेड होगी ना नालायको, जब कंपनी वाउंड अप होगी, यानी कि जब आप पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन करते हो उसके बाद आपको पता लगता है कि भाई फर्म के पैसे इतने कम है ना, कि उसके डेट चुकाने के लिए घर से पैसा लाना पड़ेगा पार्टनर को, तभी तो सिचुएशन है। यानी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी की नौबत कब आएगी? जब कंपनी बंद होगी। इसका मतलब क्या लिखा है? इसको रिवर्स करके लिखा है, लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड। लाइबिलिटी अनलिमिटेड कब तक नहीं होगी? टिल द टाइम कंपनी इज नॉट वाउंड अप, जब तक कंपनी वाउंड अप ना हो। अब अगर मैं एक ऐसी कंपनी का मेंबर हूं, शेयर होल्डर हूं, जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी के बाद पता लगा कि भैया डेट जो बकाया है वो है 1 कलोल, तो 1 कलोल भैया मैं खुद दूंगा क्या? मैं बेहोश हो जाऊंगा, 1 कलोल मैं खुद दूंगा क्या? तो मैं क्या बोलूंगा? सारा का सारा पाप बोझ मेरे ऊपर ही डाल दो, जो मेरे जैसे और भी मेंबर है उन्हें भी बुलाओ और कंट्रीब्यूशन करवाओ बिल्कुल जिस हिसाब से होना चाहिए। तो यही बात लिखी है, मेंबर कैन बी कॉल टू कंट्रीब्यूट ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। और साथ साथ मेंबर क्या है? मेंबर कैन क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर, दूसरे मेंबर से भी कंट्रीब्यूशन मांगा जाएगा। तो लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड टू द अमाउंट ऑफ कंपनी डेट एंड लाइबिलिटी, यानी कंपनी की जितनी भी डेट है और लाइबिलिटी है उतने तक हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, जस्ट लाइक पार्टनरशिप। और जैसे अदर पार्टनर से भी कंट्रीब्यूशन मांगा जाता है, ऐसे ही जो अदर शेयर होल्डर होंगे इस कंपनी के उनसे भी कंट्रीब्यूशन मांगा जाएगा। बच्चों वाली बात थी, लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूं प्रैक्टिकली ऐसी कंपनीज नहीं होती, ठीक है, लेकिन बुक में लिखा है तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 डिफाइन द अनलिमिटेड कंपनी एज कंपनी इज नॉट हैविंग लिमिट ऑन लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। शेयर होल्डर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, ठीक है ना, राइट। उस अनलिमिटेड लाइबिलिटी शेयर होल्डर कब खत्म होगी? जब वो शेयर होल्डिंग छोड़ देंगे। लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड टू द होल अमाउंट ऑफ कंपनी डेट, यानी कि जब तक पूरे डेट ना हो जाए तब तक लाइबिलिटी उनकी अनलिमिटेड रहती है, ठीक है ना, पर वो दूसरे मेंबर से क्लेम कर सकते हैं। यानी ये वाली बात याद रखो, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सेम बात नीचे भी लिखी है पॉइंट्स में, राइट। सो लॉन्ग एज कंपनी इज गोइंग कंसर्न द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ओनली लिमिटेड विच कैन बी एनफोर्स बाय द कंपनी, यानी कि वो तो लिमिटेड ही रहेगी जब तक वो बंद नहीं होती। वही बच्चों वाली बात, राइट। क्रेडिटर कैन इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी फॉर देयर क्लेम्स। वाइंड अप तो कौन करेगा? क्रेडिटर ही तो अर्जी देंगे कोर्ट में कि भैया पैसा नहीं हो रहा तो वाइंड अप करवा दो। जो वाइंड अप करता है, ये बस याद रखना, जो वाइंड अप करता है, वाइंड अप करने वाले वकील का नाम, ठीक है ना, राइट, क्या होता है? लिक्विडेटर। क्या होता है? लिक्विडेटर, जो कंपनी को लिक्विडेट, एक्चुअली कंपनी के वाइंड अप को डिसोल्यूशन नहीं बोला जाता, कंपनी के वाइंड अप को लिक्विडेशन बोला जाता है। कंपनी बह गई, लिक्विडेट हो गई, तो जो उसका लिक्विडेशन करता है उसे बोलते हैं लिक्विडेटर। तो भैया लिक्विडेटर को बुलाया जाएगा, ठीक है ना, और वो उनका हिसाब किताब करेगा, राइट। और उनकी लाइबिलिटी कितनी होगी? अनलिमिटेड होगी। ये बात मेंबर्स को पता होती है, ठीक है जी बात, राइट। तो इन शॉर्ट अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट आप सिर्फ यहां से याद कर लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। Annyeonghaseyo. My name is Nick Vujicic and I love traveling around the world, fishing, golfing and swimming. I love living life. I am happy. Old, I did want to end my life, just felt hopeless, broken, alone. It's like it was pointless. There's no point to my life, there's no point to going to school. I didn't even think I was even going to be able to go to university, you know, when cold, I don't know how to describe it, but it's like
bitterness as well. Thank you very much. Nice to see you. My name is Nick Vujicic, and it's a pleasure to be with you. So I have no limbs, but I have my little chicken drumstick. And so it's like, you like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going. Like, here we go. 1, 2, 3, 4. There you go. You like that? Is that cool? Beautiful. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? Hello. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. And legs. Do I still desire him? You know what? I actually do. You know, I'm not discouraged if he doesn't give it to me. And it's not that I'm not content, because I am content. I'm fine. It's such a big ministry that God's given me, and such a beautiful thing to witness people's hearts being changed and transformed because of the testimony that we bring of God's glory, grace, and perfection. But I'm still believing for the miracle. Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy.